जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 35। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 प्रॉस्पेक्टस और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं। कल के लेक्चर में हमने प्रॉस्पेक्टस के बारे में इंट्रोडक्शन स्टडी किया था और फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करने के स्टेप्स डिस्कस किए थे। अब इन स्टेप्स की कुछ डिटेल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कुछ डिटेल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं डिफरेंट कंसेप्ट्स की। तो कल के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था कि प्रॉस्पेक्टस क्या है? हर वो डॉक्यूमेंट जिससे जनरल पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि वो किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को बाय करें। ठीक है, अच्छा। और फिर हमने कंसेप्ट स्टडी किया था शेल्फ प्रॉस्पेक्टस। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस की ऑप्शन कब यूज की जाती है? जब मल्टीपल इश्यूज करने हो हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए। और इस केस में शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के केस में अगर कोई चेंज आ जाए सब्सिक्वेंटली प्रॉस्पेक्टस में तो वो कैसे बताई जाती है? सप्लीमेंट टू द प्रॉस्पेक्टस को इशू करते हुए। फिर नेक्स्ट हमने कुछ अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस के बारे में इसके स्टेप स्टडी किए थे। स्टेप्स को हम वन बाय वन अब डिटेल में स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम अप्रूवल के बारे में भी स्टडी करेंगे कि प्रॉस्पेक्टस किन किन अथॉरिटी से अप्रूव करवाना होता है। देखिए, एक तो कंफर्म है कि हमने कमीशन से अप्रूव करवाना है। कमीशन के साथ साथ अगर ये लिस्टेड कंपनी, जो कि डेफिनेटली लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है, तो इसकी क्लियरेंस स्टॉक एक्सचेंज से भी करवानी होती है, उस स्टॉक एक्सचेंज से जहां पे सिक्योरिटीज लिस्ट होने जा रही हैं, जहां पे सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड होने जा रही हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज वाली बात एक लाइन की हद तक है, इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। जो असल अप्रूवल देता है प्रॉस्पेक्टस की वो कौन है? वो कमीशन। पहला कंसेप्ट, डायरेक्टर डिसाइड करेंगे शेयर जनरल पब्लिक को इशू करना है। बिल्कुल ठीक है, अगर डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं शेयर जनरल पब्लिक को नहीं प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से इशू करना है, ये भी डिसीजन कर सकते हैं, उस सूरत में प्रॉस्पेक्टस का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उस सूरत में प्रॉस्पेक्टस नहीं होता। प्रॉस्पेक्टस सिर्फ उस सूरत में प्रिपेयर किया जाएगा जब जनरल पब्लिक को शेयर सिक्योरिटीज इशू होंगे। नेक्स्ट, प्रॉस्पेक्टस सेकंड स्टेप के तौर पे क्या होगा? प्रॉस्पेक्टस को प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड की जाएगी। अच्छा, ये प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे और डायरेक्टर्स के साथ साथ एक्सपर्ट। अगर उस प्रॉस्पेक्टस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक्सपर्ट की तरफ से सर्टिफाई होनी चाहिए तो फिर एक्सपर्ट भी उस प्रॉस्पेक्टस के प्रिपरेशन में हिस्सा लेगा, उसमें अपनी स्टेटमेंट इंक्लूड करेगा, सर्टिफाई करेगा कि ये स्टेटमेंट मैंने दी है और मेरी तरफ से ये स्टेटमेंट ठीक है, फाइनल। तो ध्यान में रखें, डायरेक्टर के साथ कभी कभी एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व होते हैं प्रॉस्पेक्टस की प्रिपरेशन में। डायरेक्टर प्लस एक्सपर्ट दो। नेक्स्ट, सबसे अहम काम, प्रॉस्पेक्टस सेंड करना है, सबमिट करवाना है कमीशन के पास फॉर अप्रूवल। याद रखें, कमीशन की अप्रूवल के बगैर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता। कमीशन की अप्रूवल के बगैर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता। कमीशन की अप्रूवल के बगैर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता। तो हमने ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है हमारा अभी तक के स्टेप्स में कि कमीशन को अप्लाई करना है कि एससीसीपी भाईजान हमारा प्रॉस्पेक्टस अप्रूव कीजिए ताकि हम ये प्रॉस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इशू करें, पब्लिश करें और जनरल पब्लिक इसमें जो मौजूद फॉर्म है उसकी बेस पे पैसे जमा करवाएं, अप्लाई करें हमारे शेयर्स या डिबेंचर्स को खरीदने के लिए। तो हम अप्रूवल के लिए कमीशन के पास जा रहे हैं। अच्छा, कमीशन के पास कब जाना है अप्रूवल के लिए? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर अप्रूवल। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि अप्रूवल हो जाए तो उसके बाद 21 दिन के अंदर अंदर लाजमी शेयर इशू करना, लाजमी वहां पे क्या प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, लाजमी नहीं है। वो ये कह रहा है प्रपोज डेट जो आपकी सजेस्टेड या आपका इरादा है उससे 21 दिन पहले, ये लाजमी नहीं है। इसलिए 21 दिन ऊंच नीच हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन कम से कम 21 दिन का मार्जिन रख के हमने कमीशन को अप्लाई करना है कि हमारा प्रॉस्पेक्टस अप्रूव कर दें। कब अप्लाई करना है? 21 डेज बिफोर प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन। कर दिया अप्लाई, कमीशन के पास प्रॉस्पेक्टस पहुंच गया। प्रॉस्पेक्टस पहुंचने के बाद अब कमीशन ने इसको अप्रूव करना, लेकिन याद रखिए कमीशन की अप्रूवल कुछ केसेस ऐसे हैं, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूल क्या है कि जब कभी प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे कमीशन की अप्रूवल लाजमी है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एक पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर रही होगी लेकिन प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर नहीं करेगी, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करेगी। वो कौन से केस हैं? वो एक्सेप्शंस हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन एक्सेप्शन में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इनमें ना सिर्फ ये कि कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बल्कि असल में दरअसल कंसेप्ट ये है कि इन सिचुएशन में प्रॉस्पेक्टस बनाने की भी जरूरत नहीं है।
इन सिचुएशन में ना प्रॉस्पेक्टस बनेगा ना ही कमीशन से अप्रूवल की जरूरत है। कमीशन से अप्रूवल की जरूरत क्यों नहीं है, ये वन बाय वन जब आप इन कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। पहला कंसेप्ट, जब शेयर्स ऑफर किए जाएं एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या उनके फैमिली मेंबर्स को, जब एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी को शेयर इशू किए जाएं तो उस सूरत में प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल की जरूरत, बल्कि दरअसल प्रॉस्पेक्टस ही नहीं बनता। आपको राइट इशू का कंसेप्ट पता है? राइट इशू क्या है? राइट इशू का मतलब ये होता है कि एक दफा आपने शेयर इशू किए ना, उसके बाद दोबारा शेयर इशू करने हैं। दोबारा शेयर इशू करने का रूल ये होता है कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने हैं। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को नहीं खरीदते तो फिर आप जनरल पब्लिक ऑफर कर सकते। तो खुद बताइए, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप ऑफर कर रहे हैं, शेयर्स किसको ऑफर कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्या ये जनरल पब्लिक को ऑफर है? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए ऑफर है। इस सूरत में प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्लियर? दूसरा, सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज को, बाज का शेयर स्कीम। ये असल में इसका मकसद ये होता है कि एम्प्लॉयज को इंकरेज किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा अरसा कंपनी के साथ काम करें, जुड़े रहें, कंपनी को छोड़ के ना जाए। तो सम टाइम ऑफर किया जाता है कि अगर आप 20 साल आपको काम करते हुए हो गए तो आपको कंपनी के मुलाजिम की बजाय कंपनी का मालिक बना दिया जाएगा। वो कैसे? आपको 10,000 शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम वगैरह इस तरह की होती है। 10,000 शेयर इशू कर दिए जाएंगे। अगर किसी एम्प्लॉयज को या उसके फैमिली मेंबर्स को, अगर उसकी डेथ होगी तो उसके फैमिली मेंबर्स, अगर उनको शेयर इशू किए जाए, सब आम आवाम को नहीं, सिर्फ किसको? एम्प्लॉयज को या उनके फैमिली मेंबर्स को, तो इस सूरत में प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ये दो एग्जांपल्स क्लियर हो गए, मिलती जुलती थी इसलिए मैंने इकट्ठा कर दिया, बुक में लगा रहा था। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर्स ऑफर करें प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और अगर एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर करें प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर बोनस शेयर इशू करें, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? फ्री डिविडेंड के तौर पे शेयर इशू किए जाए। ठीक है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही डिविडेंड के तौर पे शेयर। अच्छा, राइट इशू में और बोनस इशू में फर्क है, राइट शेयर और बोनस शेयर में फर्क है। राइट शेयर होते हैं जो कि कुछ पैसों के बदले में इशू किए जाते हैं, लेकिन बोनस शेयर फ्री इशू किए जाते हैं। दोनों का मतलब यही है कि सब्सिक्वेंटली शेयर इशू करना, लेकिन राइट इशू पैसे लेके। ठीक है, नॉर्मली मार्केट प्राइस से कम रेट होता है, और बोनस शेयर्स डिविडेंड के तौर पे फ्री इशू किए जाते हैं। अच्छा, ये बोनस शेयर किसको इशू किए जाएंगे? डेफिनेटली मेंबर्स को, डिविडेंड भी मेंबर्स को मिलता है ना। तो इसीलिए बोनस शेयर इशू करने हैं, उस सूरत में भी कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। 3 एग्जांपल्स हो गई, राइट इशू यानी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर इशू करना, बोनस इशू डिविडेंड के तौर पे शेयर इशू करना, और थर्ड शेयर ऑफर टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी या उनके फैमिली मेंबर। इन तीनों केसेस में कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, शेयर इशू प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? कंपनी शेयर तो इशू कर रही है लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं, प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या हुआ? फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स। उस सूरत में भी अप्रूवल ऑफ कमीशन की जरूरत नहीं है, बल्कि अप्रूवल तो दूर की बात है, प्रॉस्पेक्टस से। ठीक है, प्रॉस्पेक्टस नहीं बनता। हाँ, एक और स्टेटमेंट बनती है, वो रजिस्ट्रार को सबमिट करानी होती है, लेकिन बहरहाल प्रॉस्पेक्टस नहीं बनता। इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर शेयर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चूंकि इन इटसेल्फ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कहता है भाईजान हम शेयर इशू करेंगे, हमने कमीशन से अप्रूवल लेने के लिए जाना। क्यों? हम तो कमीशन के साथ बराबरी पे है, हम तो खुद रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम उसे अप्रूवल नहीं लेंगे। कमीशन ने कहा ठीक है ना लीजिए। फिर इशूड शेयर्स इन सब्सिडरी। हाँ, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शेयर इशू कर रहा है अपने शेयर्स। इशूड शेयर इन सब्सिडरी एज डिविडेंड। सब्सिडरी में होल्डिंग कंपनी के शेयर्स हैं, उन शेयर्स को डिविडेंड के तौर पे इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, लास्ट वाली एग्जांपल में और जो बोनस शेयर वाली एग्जांपल है, इनमें फर्क क्या है? इन दोनों एग्जांपल में शेयर इशू हो रहे थे, इन दोनों एग्जांपल्स में एज डिविडेंड शेयर इशू हो रहे थे। अच्छा, पहले तो मुझे यह बताएं कि लाजमी है डिविडेंड कैश की शक्ल में ही पे होगा कि इन काइंड भी पेमेंट हो सकती है? इन काइंड का मतलब शेयर की शक्ल में। क्या शेयर की शक्ल में पेमेंट हो सकती है? यस, हो सकती है।
जी, तो पहला क्वेश्चन कि क्या एक कंपनी डिविडेंड जो पे करती है लाजमी है सिर्फ कैश की शक्ल में पे करेगी या इन काइंड भी पे कर? इन काइंड से क्या मुराद है? शेयर्स, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स के तौर पे, ठीक, अपने शेयर्स भी दे सकते। अब फर्क क्या है बोनस शेयर्स में और इशूड शेयर्स इन सब्सिडरी एज डिविडेंड में? बोनस शेयर्स में कंपनी अपने शेयर्स ही डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और इशूड शेयर्स इन सब्सिडरी एज डिविडेंड में कंपनी के पास किसी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं जो कि उनको डिविडेंड के तौर पे इशू कर रही है। तो कंपनी, इसका मतलब है दोनों काम कर सकती है, अपने शेयर्स भी डिविडेंड के तौर पे इशू कर सकती है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स अगर इसके पास है वो भी डिविडेंड के तौर पे इशू कर सकती है। दोनों में कॉमन क्या चीज है कि दोनों में डिविडेंड के तौर पे जब शेयर इशू करेगी तो कमीशन से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और कमीशन से अप्रूवल तो दूर की बात है, प्रोस्पेक्टस बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक्सेप्शंस क्लियर होगी आपको। इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कमीशन की अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, अप्रूवल ऑफ कमीशन नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस। क्लियर? आगे चलते हैं जी। यानी सब्सिडरी के जो शेयर्स हैं, सब्सिडरी के इन इट सब्सिडरी कर लें, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कर लें, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी करने कोई एतराज नहीं। कंसेप्ट समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। कमीशन से अप्रूवल ले ली, इन 6 सिचुएशन में अप्रूवल की जरूरत नहीं है, 3 4 6 से बाकी जिन सिचुएशन में कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है कमीशन से अप्रूवल ले ली, कमीशन ने साइन करके कहा ये लो, आज क्या तारीख है, ये लो आज 24 मई है, ये लो प्रॉस्पेक्टस तुम्हारा अप्रूव किया, ये लो जाओ पब्लिश करो, यशी करो। अब कंपनी के पास से प्रॉस्पेक्टस अप्रूव होके आ गया, अब कंपनी ने क्या करना है, उस प्रॉस्पेक्टस को इशू करना है। इशू का वर्ड इस्तेमाल कर लें या पब्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर लें, एक ही बात है। पब्लिश करना है, कब पब्लिश करना है? विद इन 60 days फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल बाय कमीशन। कमीशन की अप्रूवल के 60 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर? अच्छा काउंट कीजिए, यानी आज अगर 24 मई है तो 60 दिन है, कब बनेंगे? आज का दिन भी शामिल, 24, 25, 26, 27, 28, रफली सा बता दें क्या क्या दिन बनता है? 23 जून, हम एक एक दिन का हिसाब लगा रहे हैं, महीना खा गया। 23 जुलाई तकरीबन, कम और बेश, ठीक है। 23 जुलाई तक पब्लिश करना है प्रॉस्पेक्टस को। हाँ, अगर किसी वजह से 23 जुलाई तक पब्लिश ना कर सके तो फिर कमीशन से एक्सटेंशन ली जा सकती है, कमीशन से एक्सटेंशन ली जा सकती है। कमीशन अगर चाहे तो एक्सटेंशन दे दे। नॉर्मल जो प्रॉस्पेक्टस होता है इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? 60 days फ्रॉम अप्रूवल। अच्छा, लेकिन शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है ना, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, इसका वैलिडिटी पीरियड ज्यादा हो सकता है, लॉन्गर पीरियड हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये तो मल्टीपल इश्यूज करने होते हैं। इसका तो नॉर्मली पीरियड होगा ही ज्यादा, क्योंकि मल्टीपल इश्यूज करने होते हैं। लेकिन जो सिंगल इशू वाला रेगुलर प्रॉस्पेक्टस है इसका वैलिडिटी पीरियड क्या है? 60 days, और एक्सटेंडेड पीरियड इफ एक्सटेंडेड बाय कमीशन। अच्छा चलिए फर्ज कीजिए हमने 60 days के अंदर अंदर, जैसे कोई डेट बता दे 60 days के अंदर अंदर, 33 जी बता दे भाई, अभी सोच में पड़ गया यार। 5 जून, जी 5 जून से, ठीक है। 5 जून को हमने प्रॉस्पेक्टस 60 दिन के अंदर करना था ना, 5 जून को हमने फैसला किया प्रॉस्पेक्टस इशू कर दे, हमने प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश किया। अच्छा, प्रॉस्पेक्टस इशू करने या पब्लिश करने से क्या मुराद है? इसको अखबार में छपवाया, इसको अखबार में छपवाया। पब्लिश प्रॉस्पेक्टस इन 1 इंग्लिश एंड 1 उर्दू डेली, 1 इंग्लिश एंड 1 उर्दू डेली न्यूज़पेपर में, इन फुल फॉर्म में या एब्रिज फॉर्म में। फुल फॉर्म में बहुत मुश्किल हो जाता है, अखबार में और कोई खबर नहीं होगी, सिर्फ प्रॉस्पेक्टस ही प्रॉस्पेक्टस होगा। एब्रिज फॉर्म में फिर भी आसान है। और ये आपने, मैं सिर्फ ये डेट एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, 5 जून को अप्रूवल कब दी थी कमीशन ने? 24 मई को, 24 मई 2022, 5 जून 2022 को पब्लिश हो गया।
कहाँ पब्लिश किया? न्यूज़पेपर नहीं बोलना, 1 इंग्लिश 1 उर्दू डेली न्यूज़पेपर इन फुल और एब्रिव्ड फॉर्म। अच्छा, पब्लिश हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भला? सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं, कुछ और जगहों पे भी अवेलेबल करना है। प्रोस्पेक्टस जब पब्लिश करना है सिर्फ न्यूज़पेपर में नहीं, कुछ और जगहों पे भी अवेलेबल करना है। प्रोस्पेक्टस जब इशू करना है सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं, कुछ और जगहों पे भी अवेलेबल करना है। जैसे कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड करना है। न्यूज़पेपर में तो कर ही दिया, न्यूज़पेपर में तो कर ही दिया, और किस जगह पे अवेलेबल करना है? मेक सफिशिएंट कॉपीज अवेलेबल वेयर एट स्पेसिफाइड प्लेसेस। कौन सी जगह पे अवेलेबल करना है? प्रोस्पेक्टस कौन सी जगह पे अवेलेबल करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस में, वेबसाइट में, स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी स्टॉक एक्सचेंज? जहां पे शेयर्स लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज पे। बैंकर टू द इशू, कौन से बैंक में? क्या पाकिस्तान के हर बैंक में? हज के लिए जब गवर्नमेंट एप्लीकेशन लेती है तो बताइए, क्या पूरे पाकिस्तान में कोई भी बैंक में एप्लीकेशन कि गवर्नमेंट बताती है इस बैंक में हमने अकाउंट खुलवाए हैं, अगर आपने एप्लीकेशन जमा करवानी है ना हज की दरखास्तें वसूल करने के लिए, इस बैंक में इस डेट तक आ जाए। तो कंपनी भी इसी तरह पाकिस्तान के कुछ बैंक सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे मैदान बैंक है, फैसल बैंक है, बैंक को पंजाब। उन्होंने कहा जी ये 3 बैंक हमने सेलेक्ट किए हैं, अगर आप हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको इन बैंक के पास आके एप्लीकेशन जमा करानी पड़ेगी और आपको दरखास्तें भी इसी बैंक से मिल जाएंगी। दरखास्तें यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो इन बैंक्स के पास अवेलेबल होगा, इनसे प्रोस्पेक्टस लेके फिल करें और इधर ही जमा भी करवा दें। बैंकर टू द इशू। और फिर शेयर रजिस्ट्रार। शेयर रजिस्ट्रार, बैंकर तो आपको पता है ना बैंक्स को कह रहा है, शेयर रजिस्ट्रार कौन है? शेयर रजिस्ट्रार कौन है? जो शेयर को क्या करता है? अप्रूव करता है। अरे रजिस्ट्रार नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं, शेयर रजिस्ट्रार की बात कर रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को डील, ये किस तरह की कंपनीज के, किस चैप्टर में पढ़ा था? किस चैप्टर में कह रहा हूं, किस चैप्टर में कह रहा हूं? चैप्टर पूछा है कंपनी लॉ। शेयर रजिस्ट्रार। अच्छा, बैलेटर क्या होता है? बैलेटर क्या होता है? बैलेटिंग करता है। बैलेटिंग क्या होते हैं? कुरानंदाजी। शाबाश, कुरानंदाजी। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए, जैसे हज की दरखास्तें वसूल हुई, कोटे से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, गवर्नमेंट क्या करती है? बैलेटिंग करती है। बैलेटिंग करती है तो जिनका नाम नहीं निकलता वो ये सोच सकता है बैलेटिंग सही नहीं हुई, लगता है गवर्नमेंट ने अपने अपने बंदों को भेज दिया हज करने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आके बैलेटिंग करे ताकि किसी को शक शुबे की गुंजाइश ना रहे। इसीलिए जो बैलेटर है इसके पास भी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल करना, ये होता है बैलेटर, इसके पास भी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल करना होता है। बैलेटर समझ आ गई क्या? और नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसी जो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इवेल्युएट करती है, ए प्लस, ए माइनस वगैरह, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, इस तरह की आपने रेटिंग शायद सुनी होगी क्रेडिट रेटिंग कंपनी की। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इनके पास अभी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल होता है। तो कंसेप्ट क्या सीखा अभी हमने थोड़ी देर पहले कि प्रोस्पेक्टस जब पब्लिश होगा वो सिर्फ अखबार में नहीं पब्लिश होगा, इसके अलावा भी कुछ जगहों पे अवेलेबल करना है। किन जगहों पे अवेलेबल करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रार, वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बैलेटर। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन, कब इन जगहों पे अवेलेबल तो करना है, प्रोस्पेक्टस इन जगहों पे अवेलेबल करना है, कब से कब तक? डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन तक। ये क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होती है? और अगर कोई क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन होती है तो ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन भी होती होगी। देखिए, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब जनरल पब्लिक अप्लाई करती है कंपनी को कि आप हमें शेयर इशू कीजिए, इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन या ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन या ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। हमने प्रोस्पेक्टस पब्लिश किया 5 जून को। लॉ ये कहता है
कि पब्लिश कर दिया, इसका मतलब 5 जून को पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया कि कंपनी अपने शेयर इशू करने जा रही है। तो कुछ लोग तो इतने बेचैन होंगे, वो कहेंगे कि हम आज के आज ही शेयर्स अप्लाई कर लें। लेकिन इसमें कंपनी ये कहती, लॉ कमीशन ये कहता है रिस्क है, अगर हमने फौरी तौर पे जिस दिन पब्लिश किया ना प्रॉस्पेक्टस, उसी दिन अगर एप्लीकेशन जमा करवाने की इजाज़त दे दी तो रिस्क है कि लोग बगैर पढ़े एप्लीकेशन फाइल कर लेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे। इसलिए एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए जिसमें सारे के सारे शेयर होल्डर्स तसल्ली से प्रॉस्पेक्टस को पढ़ लें और फैसला कर लें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। तो लॉ ने कहा कि जिस दिन प्रॉस्पेक्टस इशू होगा उसके 7 दिन के बाद, कम से कम 7 दिन के बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी या सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगी। सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होने का मतलब क्या है कि जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन वसूल करना शुरू कर देंगे, दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू हो जाएगा। कब शुरू हो जाएगा? प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होने के कम से कम 7 दिन के बाद, इससे पहले नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे ना 3-4 दिन बाद ही मुझे पैसों की जल्दी जरूरत है, प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होने के 3-4 दिन बाद ही सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन कर दें, सब्सक्रिप्शन चालू कर दें, तो याद रखें वो नहीं हो सकते। क्यों? कमीशन ने कहा कि कम से कम 7 दिन का टाइम होगा इन्वेस्टर्स के पास। प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होने के कम से कम 7 दिन के बाद सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन कर सकते हैं। कितने दिन तक? वो अच्छा 7 दिन का, जरा गौर से सुनेगा, 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करनी है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब ओपन करनी है? प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होने के 7 दिन के बाद 30 दिन से पहले। कितने दिनों के लिए ओपन करनी है? इसमें लॉ साइलेंट है, इसमें लॉ साइलेंट है। कितने दिनों के? देखें सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कब करनी है? 7 दिन के बाद। लॉ कहता है नॉट बिफोर 7 days एंड नॉट आफ्टर 30 days। 7 दिन से पहले नहीं, 30 दिन के बाद। इसका मतलब क्या बना? 7 और 30 के दरमियान है पब्लिक से। लेकिन कितने अरसे के लिए? ये कंपनी नॉर्मली 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन। 2 से अच्छी कंपनी जो होती है ना, अच्छी कंपनी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सारा पाकिस्तान में जिस जिसने अप्लाई करना होता है कर देता है, अगर कंपनी अच्छी हो तो। ठीक है, लेकिन ये 2 से 3 दिन का पीरियड कब से कब तक होगा? 7 दिन पब्लिश होने, प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होने के 7 दिन के बाद 30 दिन से पहले, 30 दिन से पहले। ठीक है, तो जो इसका जैसे कंपनी ने फैसला किया, आज क्या था? 5 जून, प्रॉस्पेक्टस का पब्लिश किया 5 जून। अब सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन कब करनी है? 12 के बाद और 4 जुलाई से पहले पहले। फर्स्ट कीजिए हमने फैसला किया 20 जून को ओपन करेंगे, 20 से लेके 22 तक 3 दिन डिसाइड किए, 20 से लेके 22। इसका मतलब यह हुआ पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कब हो रही है? 20 को, और क्लोज कब हो रही है? जिसने 20 से 22 के तरह अप्लाई करना कर दे। 23 अगर कोई अप्लाई करने से रह गया तो 23 तारीख को अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर हुई? कुछ समझ आई ये बात? तो अब जो हमने प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल करना है, असूली तौर पे बताइए कब से कब तक अवेलेबल करना चाहिए? डेट ऑफ पब्लिकेशन से, डेट ऑफ पब्लिकेशन 7 दिन बाद नहीं, डेट ऑफ 7 पढ़ेंगे कि कब? शुरू के 7 दिन में तो प्रॉस्पेक्टस पढ़ना है, प्रॉस्पेक्टस शुरू के 7 दिन में पढ़ना है ना। तो इसका मतलब है प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल होगा डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके टिल क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट तक, टिल क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट तक। क्लियर हुआ? ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट से क्लोजिंग ऑफ तक नहीं, इस पीरियड में तो एप्लीकेशन रिसीव की जाती है। प्रॉस्पेक्टस कब से कब तक अवेलेबल होता है? डेट ऑफ पब्लिकेशन से क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन के बाद प्रॉस्पेक्टस का काम खत्म, वो द एंड हो गया जी। तो क्लियर हुआ कुछ आपको? मेक सफिशिएंट कॉपीज अवेलेबल, फ्री प्रॉस्पेक्टस फ्री दिया जाएगा, प्रॉस्पेक्टस फ्री दिया, शेयर्स फ्री नहीं दिए जाएंगे, प्रॉस्पेक्टस फ्री दिया जाएगा। जिसने पढ़ना पढ़ ले, अप्लाई करना है करें। और पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कब होगी? पब्लिक सब्सक्रिप्शन पता चल गया क्या है? स्टार्ट का मतलब क्या है, अब समझ आ गई?
एंड या क्लोज ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ये भी समझ आ गई। ये हमारा पूरा कंसेप्ट है। देखिए कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, अब ये चूंकि इसमें कुछ डेट्स हैं जो कि आपके लिए कंफ्यूजन का बायस हो सकती है, आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आपने तसल्ली के साथ ये सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है, 2 और 3 दिखाइए और 2 दिखाइए कौन सा है, हाँ शाबाश, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 ये पढ़ लें। ये रिस्ट्रिक्शन वाली बात अभी आपको समझाता हूं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं प्रोसीजर सारा पढ़ लें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है। आपके पास 5 मिनट हैं जी ऑनलाइन में स्टूडेंट्स, आप भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 इस चैप्टर का पढ़ना है। आपके पास 5 मिनट है, लेक्चर को पॉज कर दीजिए जी। रीडिंग आपने कर ली होगी। अब चलते हैं रिस्ट्रिक्शन। 2 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। पहला, अगर कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहती है अपने जो शेयर इशू कर रही है इसके लिए, ताकि देखें प्रोस्पेक्टस तो अवेलेबल कर दिया, लेकिन मे भी कंपनी फैसला करे कि हम फेसबुक पे भी एडवर्टीजमेंट करेंगे, टीवी पे भी, रेडियो पे भी एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉ ये कहता है अगर कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है ना, तो शर्त ये है कि एडवर्टीजमेंट तब तक नहीं की जा सकती, पहली चीज, पहली रिक्वायरमेंट, जब तक प्रोस्पेक्टस इशू ना हो जाए। यानी प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद एडवर्टीजमेंट करनी है, पहले नहीं। और दूसरा, एडवर्टीजमेंट में बताना है कि प्रोस्पेक्टस कहां पे अवेलेबल है। बाजू का ऐसा होता है कंपनी एडवर्टीजमेंट करती अपनी प्रोडक्ट्स की लॉन्च करने से पहले ही, ताकि मार्केट में डिमांड बढ़े, लोग देखें ये प्रोडक्ट किधर है, एक स्ट्रेटजी होती है। लेकिन लॉ यहां पे क्या कह रहा है कि पहले प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है, उसके बाद आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, और एडवर्टीजमेंट में वो प्लेस बतानी है जहां पे प्रोस्पेक्टस अवेलेबल, ये ना लोग ढूंढते रहे। यह है एडवर्टीजमेंट का रूल। दूसरा रूल है टर्म का। प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती, प्रोस्पेक्टस में जो भी आपने मैटर्स लिखे हैं उनको बाद में प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता जब तक के कमीशन की अप्रूवल ना हो। जब तक कमीशन की अप्रूवल ना हो तब तक उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो ये 2 छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स थी। अच्छा, अब एक कंसेप्ट है हमारा फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। भाई रजिस्ट्रार को टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन हो रही है? वो कहता है आगे पीछे तो रूटीन के सारे काम जो कंपनी करती है वो मेरे साथ कम्युनिकेशन करती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को किसने दिया? मैंने दिया। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किसने देना है? वो मैंने दिया। ठीक है। इसके अलावा मेमोरेंडम और आर्टिकल में जब कभी अल्ट्रेशन होती है कंपनी किसके पास आती है? मेरे पास। नेम रेक्टिफाई करवाना हो, चेंज करवाना हो, किसके पास? मेरे पास। तो ये अब प्रोस्पेक्टस की बारी आई है तो कमीशन के पास चले गए, मेरे पास क्यों नहीं आए? नहीं, ये तो क्रिटिकल मैटर था इसीलिए कमीशन के पास गए। आपको याद है हमने चैप्टर 1 में कुछ पावर्स पढ़ी थी, पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार और पावर्स ऑफ कमीशन। वहां पे जाके देख के मुझे बताइए कि प्रोस्पेक्टस वाली जो बात थी ये रजिस्ट्रार की पावर्स में है कमीशन के? कमीशन की पावर में। शाबाश। प्रोस्पेक्टस कमीशन पे, तो कमीशन के पास रजिस्ट्रार ने कहा नहीं, एक चक्कर मेरे पास भी होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, हम तुम्हारे पास भी प्रोस्पेक्टस पहुंचा देते हैं, लेकिन अप्रूवल के लिए नहीं, सिर्फ फाइल करना। सिर्फ फाइलिंग होगी, अप्रूवल नहीं होगी। आप घर से निकलते हैं, घर वालों को क्या कह के निकलते हैं घर से? 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आपने दोनों में फर्क बताना है। पहली ऑप्शन, घर वालों से कहते हैं मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूं, पहले। दूसरी ऑप्शन, क्या मैं अपने दोस्त की तरफ चला जाऊं? इजाजत। एक होता है इजाजत लेना, एक होता है बताना। दोनों में फर्क है ना। इजाजत लेंगे कमीशन से, लेकिन बताएंगे रजिस्ट्रार को। फाइलिंग का मतलब अप्रूवल, फाइलिंग का मतलब अप्रूवल नहीं है। फाइलिंग का मतलब क्या है? फाइलिंग का मतलब है किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना। तो रजिस्ट्रार को भी प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे, कब? ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी जब पब्लिश कर रहे हैं उसी दिन या उससे पहले। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वरना ये कहते हैं लाजमी उससे पहले इसको सबमिट करवाएं, अप्रूवल के नहीं है। हाँ, ये जो प्रोस्पेक्टस जमा कराना है रजिस्ट्रार को, ये हर डायरेक्टर साइन करेगा, हर डायरेक्टर साइन करेगा, वरना पेनल्टी इंपोज होगी लेवल 2। ये तो है प्रोस्पेक्टस। अच्छा, एक है प्रोस्पेक्टस, एक है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन ल्यू किसको कहते हैं? इंस्टेड ऑफ।
कि जब प्रॉस्पेक्टस इशू ना किया हो, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस का कंसेप्ट किया है, इसका मतलब यह है कि प्रॉस्पेक्टस की जगह पे कोई स्टेटमेंट दी जा रही है। किसको? रजिस्ट्रार को। कंसेप्ट सुन लें। प्राइवेट का जो लिस्टेड कंपनी है ये शेयर इशू करेगी जब जनरल पब्लिक को, लिस्टेड कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करे, प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करेगी। ये बात समझ आई? लिस्टेड कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करे, प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। लिस्टेड कंपनी शेयर इशू कर रही है लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए प्रॉस्पेक्टस इशू, लेकिन फिर क्या करेगी? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करेगी। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस फाइल करेगी। ठीक है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या होती है? ये एक इंफॉर्मेशन होती है जिसमें रजिस्ट्रार को बताया जाता है कि हमने फर्दर शेयर इशू कर दिए, ये रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। तो लिस्टेड कंपनी, हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए। तो लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी कह ले, जब पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करे प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी शेयर इशू करे लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को। और जब प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करे, ना प्रॉस्पेक्टस ना स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ना प्रॉस्पेक्टस ना स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये बात समझ आई? ठीक है? ये फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। तो हम प्रॉस्पेक्टस कब रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं? क्लियर? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस कब फाइल करते हैं रजिस्ट्रार को? ये भी क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब ऐसा करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। छुट्टी नहीं अभी करते, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी गर्मी, आप कौन सा छत पे बैठे हुए हैं? एसी लगा हुआ है, इतनी कूलिंग है, अभी कौन सी गर्मी लग रही है आप? तो अभी आप सर अब करवा दें क्वेश्चन? हाँ बस ठीक है, करवा दें। नहीं अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन हैं किस तरह के, करने कैसे हैं। बाकी क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट होगी। ठीक है? चलिए पास कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015 no person shall make a public offer of securities unless the commission has approved the prospectus submitted by the issuer। issuer किसको कह रहे हैं? और ऑफरर, जो prospectus इशू कर रहा है, और ऑफरर ऑफ द सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज या prospectus को इशू कर रहा है उसे कह रहे हैं इशूअर और ऑफरर। भाई ये बात सही ठीक लिखी हुई है ना? कह रहे हैं डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द अबव प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट 2015। हमें नहीं पता सिक्योरिटीज एक्ट क्या है, लेकिन जो कंसेप्ट पूछ रहा है वो हमें पता है, हम उसकी टेंशन लें। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 क्या है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताइए, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बताओ नाम। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, बैंकर्स टू द इशू, बैलेट भी हुई है। मैं एक्सेप्शंस पूछ रहा हूँ, सिक्योरिटी ये थोड़ी पूछ रहा हूँ सिक्योरिटी प्रॉस्पेक्टस कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा। हाँ जी, वो बाद वाला कंसेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है वाला? प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर इशू टू मेंबर्स आर देयर फैमिली मेंबर्स, शेयर इशू टू एम्प्लॉइज आर देयर फैमिली मेंबर्स, बोनस शेयर्स इन सब्सिडरी इशूड एज डिविडेंड। ओ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ, हाँ शेयर इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, करेक्ट। ये क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं फिर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ तनवीर लिमिटेड, a listed company, has decided to invite general public for the subscription of securities and therefore it intends to issue or publish, issue or publish का एक ही मतलब होता है, a prospectus under the provisions of the Securities Act 2015, advise the directors about the time frame within which approval for the issuance of prospectus may be obtained। गौर से पढ़ लें, जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, गौर से। वो कह रहा है किस टाइम में अप्रूवल लेनी है प्रॉस्पेक्टस की, ये नहीं कह रहा किस टाइम में शेयर इशू करने हैं। हाँ, ये 21 डेज बिफोर प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन वाला कंसेप्ट है। फिर आगे क्या करा है? एंड द टाइम फ्रेम फॉर विच द प्रॉस्पेक्टस में रिमेन वैलिड आफ्टर अप्रूवल 60 days from the date of approval of prospect or such extended period as may be specified by
शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के केस में लॉन्गर पीरियड में भी स्पेसिफाइड। क्लियर? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आ गई क्या पूछ रहा है? चले अब आप जब घर जाके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अभी खत्म नहीं हुई डिस्कशन। क्वेश्चन एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग, दो नहीं मैंने मुझे नहीं याद। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग डिसीजंस ऑफ कंपनी आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। अच्छा, ये आईकैप का स्टाइल है इस तरह का क्वेश्चन लॉ में बनाना कि वो कोई ना कोई एक लीगल प्रोविजन दे देता है और कहता है बताइए ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं, सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं। हमारी बिला से सिक्योरिटीज एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट क्या है, हमें तो कंसेप्ट से गर्ज है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट में क्या कह रहा है बताओ ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं। पहला, प्रॉस्पेक्टस हैज बीन सबमिटेड टू कमीशन फॉर अप्रूवल। सही किया, कमीशन को ही बेचना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम कंपनी हैड डिसाइडेड टू इशू टू जनरल पब्लिक। प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल के बगैर ऐसे कैसे अप्रूवल के बगैर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता। अप्रूवल के बगैर प्रॉस्पेक्टस इशू, एग्री करते हैं ना? अप्रूवल होगी पहले, उसके बाद साइमल्टेनियसली का मतलब है कि अभी कमीशन ने अप्रूव किया ही नहीं है और आप जनरल पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू करें, नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? ये सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अप्रूवल के बगैर प्रॉस्पेक्टस इशू हो रहा है। पहले अप्रूवल बाद में इशू। सेकंड देखते हैं, शायद सेकंड सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक हो। प्रॉस्पेक्टस वाज अप्रूव्ड बाय कमीशन, गुड, ऑन जनवरी 23, 2019। ठीक है। Company could not circulate it due to some unavoidable reasons and now company had decided to issue it on April 9, 2019। क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट है मैं गिन लूं। 23 जनवरी है ना, 22 फरवरी 30 दिन, 22 मार्च तकरीबन 60 दिन हो गए और ये तो अप्रैल, ये तो 90 से भी ज्यादा दिन, नहीं ये 60 डेज से ज्यादा हो गए। 23 तारीख को भी गिनने से क्या फर्क पड़ता है? 23 को गिने या ना गिने, है तो 60 दिन के बाद ही। फरवरी के 30 दिन भी गिन लेना फिर भी बाद ही। 60 दिन के बाद फरवरी के 14 दिन क्यों गिने? फरवरी के 30 दिन भी हो सकते हैं, आपको पता है? मैं कल 30 लिखा तो ये 60 दिन हो चुके हैं। अब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती जब तक के अप्रूवल ना ले, एक्सटेंशन के लिए कमीशन से इजाजत ना ले। नहीं, इस केस में सप्लीमेंट टू प्रॉस्पेक्टस नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया नहीं। देखिए, जब क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉस्पेक्टस का जिक्र करे ना तो हमने नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस अज्यूम करना है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस या सप्लीमेंट तब तक नहीं, हमने उस तरफ जाना जब तक क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा होगा उसने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6 रिटन फॉर्म में लाजमी मैंने चेक करने आपसे, रिटन फॉर्म में। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।